हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारा बीएससी 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए होने वाला है। हमने आपकी जो फर्स्ट यूनिट बीएससी 4 सेमेस्टर वालों की स्टार्ट करी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर जो है कवर कर लिए हैं। उसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि डी ब्रॉगली साहब ने हमें ये बताया कि कोई जो माइक्रो पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी मूविंग पार्टिकल का या फिर इलेक्ट्रॉन का कह लें, अगर हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम निकालना चाहें एक साथ तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। ये हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। लेकिन बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है घूमते हैं। तो इसी बात का खंडन करते हुए डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोहर के जो है प्रिंसिपल का खंडन करता है। उसी को डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बेस मानकर श्रोडिंगर साहब ने हमारा एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मानते हैं। श्रोडिंगर ने क्या किया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वेव नेचर मानकर एक इक्वेशन दी जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट पे नहीं घूम रहे होते। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नाभिक के चारों ओर पाए जाने की एक प्रायिकता होती है कि किस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जा सकते हैं या किस रीजन में कम पाए जा सकते हैं। तो यही आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में नहीं घूमते। निश्चित ऑर्बिट में घूमते ये किसने कहा था? बोर ने कहा था। लेकिन श्रोडिंगर क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते नहीं हैं। ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के साथ कहीं भी हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास किसी एटम का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। बोहर ने कहा था, बोहर के अनुसार कोई ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। किसके अनुसार? बोहर के अनुसार। वहीं जो श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर किसी भी प्रायिकता में पाया जा सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, यानी कि ये यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं। और इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या था कि जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो यही श्रोडिंगर ने बताया अपनी डेफिनेशन में। ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रायिकता में कहीं भी हो सकते हैं। वही मैंने अभी जो बताया कि नाभिक के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होती जाती है। तो इसी को श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इक्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये रही हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको हम आगे डिटेल में डेरिवेशन देखेंगे कि इसको हम डेरिवेट कैसे करते हैं। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन है। इसके फंक्शन को हम समझ लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन क्या क्या है। तो ये है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पर जो ये एक्स वाई जेड हैं ये क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेशंस। यानी कि जो ये आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये बेसिकली ये आपका हो गया y, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका z। ये आपके कोऑर्डिनेशन है, स्पेस कोऑर्डिनेशन। मतलब कि मान लीजिए जैसे ये आपका प्रोटॉन है किसी एटम का, ओके, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के
पाए जाने की पोजीशन बताई गई है वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, कि यहाँ पर कहीं भी जो है आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये क्या है, उसके स्पेस कोऑर्डिनेशंस, ओके, जिसे हम निर्देशांक भी कहते हैं हिंदी में। ये जो आपका शाई है ये एक तरंग फलन है, वेव फंक्शन। ये एक ऑपरेटर होता है, इसका कोई स्पेसिफिक खुद का नेचर नहीं होता है। ये किसी फंक्शन में जो है काम करता है, उसको ऑपरेट करता है किसी फंक्शन पर, ओके। जो ई है हमारे पास वो है टोटल एनर्जी, और जो यहाँ पर वी है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और जो m है हमारे पास वो है मास, किसका, हम इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं तो ये मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और h क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट आप सब पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। श्रोडिंगर ने क्या है, ये जो अपना फॉर्मूला दिया और जो इसका डेरिवेशन दिया उसमें इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव माना श्रोडिंगर ने। तो डेरिवेशन जो है वो स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन से डेरिवेट होती है। स्टैंडिंग वेव क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव की तरह ही बिहेव करते हैं। स्टैंडिंग वेव कैसी होती है, आपने सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी दो फिक्स्ड रीजन के बीच में अगर आप किसी फिक्स्ड स्ट्रिंग के बीच में अगर आप मूवमेंट जो है कराएं तो उसमें जो वेव उत्पन्न होगी उसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। कुछ इस प्रकार से समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ये दो कोई कॉर्नर्स हैं, उस पर हमने कोई स्ट्रिंग जो है फिक्स करी, ओके। तो उसमें अगर हम बीच से थोड़ा सा मूवमेंट कराएं तो कुछ इस प्रकार से वो जो है वेव शो करेगा, जो हमने वेव उत्पन्न कराई। तो इस प्रकार से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव शो करता है। इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करके ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर स्टैंडिंग वेव आप जानते हो साइज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साई इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने फंक्शन क्या लिया है, साई, इसलिए हम साई के टर्म में पढ़ रहे हैं। साई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। यहाँ पर साई आपको पता है, साई जो है हमारे पास वो वेव फंक्शन है, जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर ये मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ है और वेव जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपका पार्टिकल कुछ समय बाद यहाँ होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और जो लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ, और ए यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट, ओके। तो चलिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या था, साइज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हमने नाम दिया था। इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, ओके। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। मैं यहाँ पर डेल लिख रही हूँ, आप यहाँ पर डी भी लिख सकते हो। कई जगह आपने डी अपॉन डी एक्स भी लिखा हुआ देखा होगा, वो बात एक ही है, ओके। डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन। अब देखिएगा, कुछ जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उन्हें तो पता होगा, जैसे आपका ये एक फॉर्मूला है, मान लीजिए मैथ्स में डी अपॉन डी एक्स, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका, साइन ए एक्स का, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है होता है कॉस ए एक्स। ये आपका साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर ही रहेगा, जो हमारा ए है वो कांस्टेंट है, वो तो वैसा का वैसा ही हमारा बाहर रहेगा। और जो ये आपका फंक्शन है अंदर वाला 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर एक्स का जो
डेरिवेटिव होता है वो एक होता है, तो ये जो बचा हुआ 2π/λ है ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, a cos 2π x/λ, एक 2π जो है हमने क्या निकाल लिया बाहर, 2π/λ। या फिर हम इसको इस तरीके से भी, हाँ सही है, बस इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। और इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम इस इक्वेशन नंबर 2 का फिर से रीडिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, ऑन रीडिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, रीडिफ्रेंशिएशन of equation number 2। तो ये आपका हो जाएगा del स्क्वायर शाई अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आप कॉस का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। ओके, तो ये माइनस को हम बाहर लिख देंगे और फिर से ये जो आपका 2πx/λ होगा, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, एक बार फिर से आपका जो 2π है वो बाहर आ जाएगा, तो ये 2π जो हो जाएगा ये 4π² हो जाएगा, 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ए हमारा कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा। ओके, और इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन फिर से हमने किया तो ये हो गया साइन, और ये हो गया हमारे पास फिर से 2πx/λ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3, इक्वेशन नंबर 3 इसको हमने नाम दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने बनाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, ओके, तो इस पर हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम जो ये आपको एक पद टर्म दिख रहा है a sin 2πx/λ, वही हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देखिए साइज इक्वल्स टू a sin 2πx/λ, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ रखेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से शाई की वैल्यू a sin 2πx/λ की वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पर, इक्वेशन नंबर 3 पर पुट करने पर, यानी कि रखने पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो ये वाला टर्म यही रहेगा, del स्क्वायर साई अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी हमारा टर्म वही रहेगा, -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये जो पूरा आपका टर्म है a sin 2πx/λ, इसकी वैल्यू आ जाएगी साई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई ये किसी एक डायरेक्शन में आई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेशन के लिए आप एक्स डायरेक्शन में जो है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो है फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर यही हमें जो है 3D वेव के लिए निकालना है तो हम तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम इसे तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले को तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए ही लिखेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों के लिए लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब हम इसमें जब डी ब्रॉगली के अनुसार, इसमें थोड़ा सा डी ब्रॉगली का जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको लैम्डा दिख रहा है। ओके, और आपको पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू हमें मिल सकती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h/m/v। ओके, तो वहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें रखनी है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे क्या, डी ब्रॉगली की इक्वेशन। ओके, डी ब्रॉगली की इक्वेशन के अनुसार डी
ब्रॉगली। ओके, तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब ये याद रहे कि हमने लैम्डा की वैल्यू या फिर डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्यों यहाँ पर यूज किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये लैम्डा स्क्वायर है हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमें इसे और जो है ईजी बनाना है इस इक्वेशन को, इसलिए हम यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब ये लैम्डा है, अगर हम इस लैम्डा का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो है पुट करी इक्वेशन नंबर 5 पर। हमें क्या चाहिए, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया जब लैम्डा स्क्वायर का, तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। तो आप जब इसको लिखोगे तो ये जो आपका एम वी स्क्वायर है, ये यहाँ पर जो एम बी स्क्वायर आएगा इसके अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा। इतनी मैथ्स तो आप सबको आती है, मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ, आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में हो, है ना। तो ये जो आपका एम स्क्वायर और वी स्क्वायर आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें इस प्रकार की इक्वेशन जो है प्राप्त होती है। अभी इस इक्वेशन को हम किसी पार्टिकल के लिए जो टोटल एनर्जी जो आती है वो निकालकर इस इक्वेशन को हम अभी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। आपको पता है किसी पार्टिकल के लिए किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी आप किस प्रकार से लिखते हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया ना, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसे हम के से जानते हैं, प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि V। ओके, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, एम वी स्क्वायर की। तो यहाँ पर इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी। ये जब इस तरफ जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2e माइनस वी। तो इस वैल्यू को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 7 का, और इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। पुट द वैल्यू of equation number 7 in equation number 6। ओके, तो जब हम इस पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इस टर्म को भी हम इस तरफ ले आए। तो कुछ इस प्रकार से हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। ओके, तो ये है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। ओके, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी होती है। ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो एक बार मैं फिर से इस डेरिवेशन को समराइज़ करना चाहूँगी, जिससे आपको जो भी अगर बीच में जो भी आपको कन्फ्यूज़न आया हो वो क्लियर हो जाए। ओके, बट फिर भी स्टिल इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको दूर करूँगी। बट मैं इतना अश्योर कर सकती हूँ कि ये जो मैं आपको फिर से समराइज़ कर रही हूँ उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को डेरिवेट कहाँ से करना शुरू किया, स्टैंडिंग वेव से। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, साइज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट में। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल साई अपॉन डेल एक्स।
इज इक्वस टू, आपको पता है जो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉश होता है, तो और ये जो 2 पाई लैम्डा है ये आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, और ये जो कांस्टेंट a है आपका वो तो बाहर रहेगा ही, तो ये आपका कांस्टेंट बाहर आ गया 2 पाई a अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर से हम इसको रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हमने इसको रीडिफ्रेंशिएट किया तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू। अब आप जब कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये एक पर फिर से 2 पाई लैम्डा आपका बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और माइनस साइन आया तो उसका ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, और साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारी बनी है, यहाँ पर ये जो टर्म है a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये तो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम इसको साई लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया साई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई, ये जो है ये दिखाता है कि जो आपका वेव है, इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर शो कर रहा है उसकी एक्स डायरेक्शन में जो है मूवमेंट दिखा रहा है। वहीं हम इसको तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों के लिए जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिलती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। यहाँ पर ये लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है तो हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन पता है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी स्क्वायर। हमें लैम्डा स्क्वायर की चाहिए तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो उसकी हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आप देखोगे जब आप यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिखोगे तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब आपको पता है अगर आपको किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ लाए हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है उसको हम इस तरफ लेके आए हैं, और जो टोटल एनर्जी का टर्म है उसको हमने इस तरफ भेजा है, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और हमने ये किया क्यों है, क्योंकि हमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ओके, क्योंकि हमें उस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म को इस तरफ भेज दिया जिससे हमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। फिर ये जो हाफ है आपका, इसको हमने वापस से इस तरफ जब भेजा तो ये आपका बन गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। जब हमने इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 पर पुट किया, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 इस प्रकार से थी, आपको पता है ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6। हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, हमें यहाँ पर एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, सिर्फ एक एम आपके पास बचेगा। ओके, देखिए ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 6। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 में क्या किया है, इक्वेशन नंबर 7 पर हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, जो यहाँ पर एम वी स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। आप जब एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर एक एम बचेगा, यानी कि ये टोटल टर्म यहाँ पर सेम रहेगा। इसको मैं फिर से नहीं नोट डाउन कर रही। इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 8 पाई स्क्वायर, एक एम आपका वैसा ही रहेगा। हमें रखना है किसकी, एम वी स्क्वायर की वैल्यू। एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वहाँ पर 4 था। इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास 4 था। ओके, यहाँ पर ये जो 2 आया 2 ई माइनस वी, तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब हमने इस 4 से किया तो भी यहाँ पर ये 8 हुआ। इस 4 से किया, इक्वेशन नंबर 6 के 4 से किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई। इस प्रकार से ये आपका इक्वेशन बना। और फिर जब हमने ये जो
टर्म है आपका, इस तरफ हम इसको ले गए तो ये प्लस का हो गया और यहाँ पर इक्वल्स टू में आपका 0 आ गया। इस प्रकार से हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन हमने जो है डिराइव कर ली। सो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहे होंगे इस इक्वेशन में, बट अगर फिर भी आपको डेरिवेशन में या कोई भी आपको जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न आता है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें हम पहले इसके कुछ MCQs करेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और जो है अच्छे हो जाएं। ओके, आज तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं इसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे रही, बट हम स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 4 की कुछ MCQ क्वेश्चन से ही करेंगे जो श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।